नमस्कार। टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एवं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दो तरह के एल्गोरिथम, जिसमें CPU की शेड्यूलिंग किस तरह की जाएगी रेडी क्यू वाले प्रोसेस के लिए, जिसकी जानकारी हमने प्राप्त की थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में आते हैं उन्हीं ऑर्डर के अंदर को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में उनको हम उनके एग्जीक्यूशन टाइम की आवश्यकता के अनुसार अरेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको CPU एलोकेट करते हैं। इसके लिए गैंट चार्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें सभी प्रोसेसेस और उनका CPU हेतु लगने वाला समय दर्शाया जाता है। जो एल्गोरिथम आज हम पढ़ेंगे वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें CPU बर्स्ट टाइम के साथ साथ हम एक इन्फॉर्मेशन और असाइन करते हैं प्रत्येक प्रोसेस के साथ, जो उसकी प्रायोरिटी को दर्शाती है। इस प्रायोरिटी को दर्शाने के लिए हम कोई नंबर यूज़ करते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंगली हम एक प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेस जो प्रायोरिटी है वो लोअर से हायर भी हो सकती है और हायर से लोअर भी हो सकती है, लेकिन जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, अधिकतम होगी, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। प्रायोरिटी देने के लिए हम कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ये नंबर 0 या 1 से लेकर कितने भी नंबर हो सकते हैं। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे और बड़े नंबर को नेक्स्ट प्रायोरिटी मांगेंगे। यदि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो, उस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के द्वारा उनके बीच की टाई को ब्रेक करेंगे। अर्थात जो प्रोसेस पहले आया है या पहले क्यू में है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो प्रोसेस बाद में है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, चाहे उन दोनों की प्रायोरिटी सेम हो। तो रेडी क्यू जो बनाई जाएगी वो इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली बनाई जाएगी। प्रायोरिटी बनाने के लिए कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ये प्रायोरिटी या प्रायोरिटी एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव एवं नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरह का हो सकता है। अर्थात यदि कोई सभी प्रोसेस एक साथ आ रहे हैं तो उस केस में प्रीएम्प्टिव ही रहेगा, मतलब उसको हम बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। यदि प्रोसेस अलग अलग समय पे आ रहे हैं उस केस के अंदर हम उसको ब्रेक करेंगे हाई प्रायोरिटी होने पर और उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम लोएस्ट ऑर्डिनल नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी मान के चलेंगे। मतलब यदि किसी प्रोग्राम प्रोसेस की प्रायोरिटी 1 है तो वो हाईएस्ट होगी, और जबकि किसी की प्रायोरिटी 3 है तो वो उससे छोटी होगी। मतलब छोटा नंबर की प्रायोरिटी हायर होगी और बड़े नंबर की प्रायोरिटी कम होगी। हम एक एग्जांपल से समझेंगे जिसमें 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एवं P5, जिनका CPU बर्स्ट टाइम दर्शाया गया है 20, 15, 5, 25 और 10। इसके साथ ही हमने प्रायोरिटी भी शो की हुई है, जो है P1 की प्रायोरिटी 3 है, P2 की प्रायोरिटी 2 है, P3 की प्रायोरिटी 1 है, P4 की प्रायोरिटी 3 है और P5 की प्रायोरिटी 1 है। अब इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी दो प्रोसेस की है, P3 और P5, दोनों की प्रायोरिटी 1 है। अब इसमें हम सबसे पहले P3 लेंगे क्योंकि P3 पहले आ रहा है इसके अंदर क्यू में, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के द्वारा P3 को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। तो P3 को हमने गैंट चार्ट में लिखा है और उसका लगने वाला समय 0 से लेके 5 मिलीसेकंड दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस P5 आएगा, उसकी भी प्रायोरिटी सेम है, 1 है। इसको लगने वाला समय 10 है, तो वो 5 से लेकर 15 तक P5 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी P2 प्रोसेस की है, तो हमने P2 प्रोसेस को लिखा है और इसके लिए 15 मिलीसेकंड की आवश्यकता है, इसलिए गैंट चार्ट में हमने 15 से लेकर 30 तक का टाइम इसको एलोकेट किया है। उसके पश्चात P1 और P4 दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, दोनों की प्रायोरिटी 3 है, लेकिन P1 पहले है टेबल में, इसलिए P1 पहले आएगा और उसके लिए लगने वाला समय 20 है, इसलिए हमने 30 से लेकर 50 तक उसका समय इंडिकेट किया है। और लास्ट के अंदर प्रोसेस P4 आएगा जो 25 मिलीसेकंड की आवश्यकता है और वो 50 से लेकर 75 तक इंडिकेट किया हुआ है। इस प्रोसेस को हमने अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में
गैंट चार्ट बनाने के पश्चात हम इनका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो P1 का वेटिंग टाइम 30 मिली सेकेंड ये वेट कर रहा है क्यू में, इसलिए 30 माइनस 0 30 आ गया। P2 15 मिली सेकेंड वेट कर रहा है, इसलिए 15 माइनस 0 15 आ गया। P3 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0 माइनस 0 0 है। उसके पश्चात P4 है, P4 को 50 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए 50 माइनस 0 50 वेटिंग टाइम होगा। और P5 5 मिली सेकेंड तक वेट करेगा, इसलिए इसका वेटिंग टाइम 5 आएगा। टोटल इनका 100 होगा और एवरेज 20 मिली सेकेंड होगा। इसी प्रकार टर्न अराउंड टाइम के लिए वेटिंग टाइम प्लस CPU बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम हमें कॉलम नंबर सेकंड से प्राप्त हो गया है, तो हमने सारा इसमें लिखा हुआ है 30 15 0 50 और 5। और टर्न अराउंड टाइम हम गैंट चार्ट से प्राप्त कर सकते हैं कि P1 को 20 मिली सेकेंड लगेंगे, इसलिए 30 प्लस 20 50। फिर P2 को 15 मिली सेकेंड लगेंगे, तो 15 प्लस 15 30 हो गया। P3 को 5 मिली सेकेंड लगेंगे, तो 0 प्लस 5 5 हो गया। P4 को 50 प्लस 25 और इसी प्रकार P5 प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, इसलिए 5 प्लस 10 15 मिली सेकेंड हो गया। इनका टोटल हो गया 175 और एवरेज हो गया 35 मिली सेकेंड। तो इस प्रकार प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली ये सभी प्रोसेसेस गैंट चार्ट में अरेंज होंगे। उसके पश्चात हम जिस प्रकार हमने पहले किया था वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम ज्ञात कर सकते हैं। इनके जो फॉर्मूला है वो ये है, वेटिंग टाइम CPU एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। या टर्न अराउंड टाइम को हम वेटिंग टाइम प्लस CPU बर्स्ट टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।